नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। महाराष्ट्र में सरकार की उम्र को लेकर तमाम भविष्यवाणी के बीच शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार के 1 साल पूरे हो चुके हैं। अटकलें लगाई जा रही थी कि महाविकास अघाड़ी की सरकार अपने अंतर्कलह से ही गिर जाएगी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कोरोना के जबरदस्त कोहराम के बीच अपनी सरकार को बचाए रखा। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 1 साल में राज्य में कुछ नहीं हुआ, सरकार कई मोर्चों पर फेल रही। तमाम दावों और आरोपों के बीच सरकार की परफॉर्मेंस पर आज तक से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने बातचीत की है। आदित्य ठाकरे उद्धव सरकार में टूरिज्म मिनिस्टर भी हैं। इसके साथ ही देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के अभिभावक मंत्री भी हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी साहिल जोशी ने उनसे की है खास बातचीत, सुनिए। मेरे साथ मौजूद है आदित्य। सबसे पहले तो आज तक से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके हिसाब से महाराष्ट्र की सरकार किस तरीके से चली है? पिछले साल भर का अगर लेखा जोखा अगर हम देखें तो आपके हिसाब से महाराष्ट्र की सरकार की क्या अचीवमेंट रही है? मुझे लगता है अचीवमेंट यही है कि हम जो वचन दे रहे हैं उसे हम पूरा करते आए हैं। 1 साल में काफी सारे चैलेंजेस थे, जैसे कोविड था, फिर बीच में एक साइक्लोन आके गया, उसी के बाद काफी सारे मानसून के इश्यूज थे, लेकिन उसी को संभलते हम आगे आए हैं। और मुझे लगता है सरकार चल नहीं रही है, दौड़ रही है और सही ट्रैक पे दौड़ रही है। क्या यह दौड़ पूरे 5 साल तक चलेगी? क्योंकि बीजेपी के नेता अभी से यह कहने लगे हैं कि आने वाले 2-3 महीने से ज्यादा यह सरकार नहीं चल पाएगी। उन्होंने डेडलाइन देके रखी है। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि अपने ही वजन से यह सरकार गिर जाएगी और तुरंत हम अपनी सरकार बना लेंगे। ये जो भाकित किया जा रहा है, ये जो भविष्यवाणी की जा रही है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, सरकार तो हमारी पूरी मैराथन पूरा करके रहेगी। विपक्ष जो है वो ड्रीम रन में है, उन्हें अपने सपने देखने दो, ख्याली पुलाव पकाते रहने दो, लेकिन थक जाएंगे कभी ना कभी। और यही जो काम है उन पे कभी ना कभी तो फोकस करेंगे, जो लोगों की आवाज है उस पे कभी ना कभी फोकस करेंगे। एक महत्वपूर्ण चीज है कि देश में जो अभी की हालात है, कभी बॉर्डर पे कुछ होता है या कभी किसानों के विषय है, कभी उस पे ये विपक्ष ने कुछ आवाज नहीं उठाई है। जो पेट्रोल के दाम है, जो अलग अलग चीजों के विषय है, उस पे कभी नहीं आवाज उठाई, लेकिन एक ही उनका सपना है कि सरकार में आओ, सरकार बनाओ, सरकार बनाओ। तो मुझे लगता है कि ये लोगों को भी अभी साफ हो गया है कि काम कौन कर रहा है और सपने कौन देख रहा है। आदित्य, जब ये सरकार बनी थी तब सचमुच में लोगों को झटका लगा था कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना तीनों पार्टियां साथ में आकर ये सरकार बना रही है। लेकिन बात यहां तक नहीं रुकी। पहली बार महाराष्ट्र ने देखा कि ठाकरे परिवार से कोई सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं तो मंत्री भी बन रहे हैं। पहली बार रिमोट कंट्रोल हटाकर खुद मिट्टी में उतरकर कुश्ती खेलने की कोशिश की गई है। क्या आपको लगता है कि यह फैसला सही था? क्या बाला साहब ठाकरे जिस तरीके से रिमोट कंट्रोल से अपना काम चलाते थे वही चीज सही थी, या जिस तरीके से आप दोनों, आपके पिता और आप खुद मैदान में उतरकर लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो ज्यादा सही बात है? क्या अनुभव रहा? मुझे लगता है हर एक की वर्किंग स्टाइल अलग रहती है। मेरे दादाजी ऑफ कोर्स एक अलग स्टैचर के थे, उनके जैसे कोई बनना काफी मुश्किल है और हम कभी कंपेयर भी नहीं करते हैं। लेकिन जैसे भी हमारे हाथों से अच्छी सेवा हो, ऐसे हम करते रहेंगे। और मुझे लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं पूरे दिल से कर रहे हैं, पूरे मन से कर रहे हैं और पूरी जो ताकत है वो लगा के कर रहे हैं, लोगों की सेवा करने में जुटे हुए हैं। एक बिल्कुल चीज है कि ये तीनों पक्ष जब साथ में आए तो डेमोक्रेसी जैसी होती है, वैसे मुझे लगता है ये सबसे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हुई, क्योंकि हमारे कोर आइडियल्स न भूलते हुए हम साथ में आए और कॉमन मिनिमम एजेंडा पे हम काम कर रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, हम हो, अन्य सारे मित्र पक्ष हो, सभी लोग साथ में आकर महाराष्ट्र की आवाज बुलंद कर रहे हैं। लेकिन पिछले साल भर में देखा कि आप पर्सनल तौर पर, मतलब व्यक्तिगत तौर पर आपको काफी टारगेट किया गया। और जाहिर सी बात है कि आप जब राजनीति में आते हैं तो इस तरीके की टीका टिप्पणी का आपको सामना करना पड़ता है। हर तरीके से आपको हर सवालों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आपको व्यक्तिगत तौर पर सुशांत सिंह राजपूत का केस हो, दिशा सालियन का केस हो, हर केस में आपको निशाना बनाया गया। क्या आपको लगता है कि थोड़ी ज्यादती थी उस मामले में, या आपको लगता है कि विपक्ष की तरफ से वाजिब सवाल उठाए गए? यहां तक कि कंगना राणावत ने तक आप पर जो आरोप लगाए, कहा कि आपके वजह से सुशांत सिंह केस में देरी हो रही थी। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? इसका क्या आपने जवाब देने की कोशिश की? आपने दरअसल एक स्टेटमेंट भी निकाला था, लेकिन कभी आपने इस पर बात नहीं की, कभी आपने इसका सीधे तौर पर जवाब देने की कोशिश नहीं की।
बिल्कुल, क्योंकि मेरा ये मानना रहा है कि हमेशा जब हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं लोगों की सेवा करने की, तो विपक्ष तो कंट्रोवर्सी उठाते रहता है, कीचड़ फेंकते रहता है, लेकिन उसमें ना रंगना हमारा काम होता है। उसी कीचड़ में एक तो हम कूद सकते हैं और उसी में व्यस्त रह सकते हैं, और फिर ये तो लड़ाई झगड़ा शुरू रहता है। या दूसरा है, जो लोगों ने आपको चुन के दिया है, उनकी सेवा करने में, उसी में आप व्यस्त रहो। तो मैं यही चूज़ करूँगा कि लोगों की सेवा करने में व्यस्त रहूँ, लोगों को उनके जवाब जो चाहिए वो देते रहूँ और उनका काम करते रहूँ। ये कंट्रोवर्सी सारी डिस्ट्रैक्शंस होती है और ये तो विपक्ष का काम है, लेकिन एक बिल्कुल दर्द हुआ कि महाराष्ट्र में राजनीति का स्तर इतना नीचे कभी गया नहीं था, जब ये जो मैंने पिछले 1 साल में देखा है। डेस्परेशन हर एक ऑपोजिशन पार्टी को होती है कि जो सरकार में है उनको बदनाम करे, उन पे कीचड़ फेंक के। लेकिन कभी इतनी गंदी राजनीति मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी। ना अलग राज्यों में देखी है, ना महाराष्ट्र में देखी। नहीं, लेकिन सिर्फ ये मुद्दों पर नहीं था, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर काफी सवाल उठाए गए। ये कहा गया कि आप एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से नए हैं, कोविड जैसी स्थिति हैंडल करने में महाराष्ट्र सरकार उसको हैंडल नहीं कर पाई। आज की स्थिति में भी महाराष्ट्र एक लीडिंग स्टेट है एक्टिव कोविड केसेस की अगर हम बात करें तो, नंबर ऑफ डेथ्स की अगर हम बात करें तो, पॉजिटिविटी रेट की अगर हम बात करें तो। ये सब देखते हुए विपक्ष का कहना था कि एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस ना होना, ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार के लिए एक रोड़ा बन रहा था। आपका क्या कहना है? अगर एक्सपीरियंस या बैगेज हो या पॉलिटिक्स हो सिर्फ करना, तो मुझे लगता है कि हम उसी से दूर रहे तो अच्छा है। अभी एक्सपीरियंस हम साथ में बनाते जा रहे हैं, लेकिन एक बात जाहिर सी है कि अगर आप किसी डॉक्टर से पूछे या साइंटिफिक कम्युनिटी से पूछे, क्योंकि ये इमरजेंसी जो है, पैंडेमिक जो था, वो एक साइंटिफिक और मेडिकल इमरजेंसी थी और उन्हीं के हिसाब से हम चले हुए हैं। खुद सीएम साहब हो, डीसीएम साहब हो या सारे जो अन्य मंत्रीगण हैं, वो भी जितने साइंटिफिक तरीके से इस पे बात कर रहे हैं या इसमें जो भी काम करना चाहते हैं, जैसे जंबो फैसिलिटीज बनाई गई और जितनी ट्रांसपेरेंसी महाराष्ट्र में रखी गई है, मुझे नहीं लगता कि अन्य राज्यों में शायद रखी हो ना हो, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं वहां गया नहीं हूँ। लेकिन अगर आप मुंबई में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, तो बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी हर एक केस के लिए हमने रखी है और हम जो सच है वो लोगों के सामने लाते गए हैं। इसमें छुपाने की कोई बात नहीं है। उसमें से एक एग्जांपल हम आर्य कॉलोनी का ले सकते हैं। कहा जाता है कि आपके हट के वजह से वो वहां से हटा दिया गया। आपकी जिद थी कि आर्य कॉलोनी में नहीं बनेगा और इसीलिए कांजूर मार्ग में शिफ्ट किया गया और बाद में पता चला कि ये जमीन केंद्र सरकार की है। उनका दावा है कि वो केंद्र सरकार की जमीन है। जो सॉल्ट कमिश्नर है वो कह चुके हैं कि ये हमारी जमीन है। अब विपक्ष कह रहा है कि इसके वजह से ये पूरा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। 8,000 करोड़ ज्यादा की लागत इस पूरे प्रोजेक्ट में लगेगी और इससे नुकसान होगा, महाराष्ट्र सरकार की तिजोरी से इसको भरना पड़ेगा। ये जवाब आप किस तरीके से देंगे? इस सवाल का जवाब किस तरीके से देंगे? नहीं, इसमें काफी सारी चीजें आती है। एक तो ये 8,000 करोड़, कभी 25,000 करोड़, कभी 4,000 करोड़, जैसे इलेक्शंस में बोली लगाते हैं कि किस राज्य को कितना करोड़ दे, वैसे ये मेट्रो का आंकड़ा बताते जा रहे हैं और कहाँ से आते हैं ये आंकड़े इनके पास पता नहीं। दूसरी चीज ये है कि कांजूर मार्ग को लेके जाने के बाद जो हमें पता चला कि मेट्रो 3 नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो था उसे हमें ईस्टर्न सबर्ब से जोड़ा गया है अभी, तो काफी सारा पॉपुलेशन उसमें जुड़ गया है। पूरा ईस्टर्न और वेस्टर्न सबर्ब्स का मेट्रो 3 से नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में आ पाएगा। मेट्रो 4 इसमें जुड़ जाएगी। जो मेट्रो 6 बन रही थी, जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में बन रही थी मेट्रो 6, शॉकिंग चीज ये है कि उसको अप्रूवल दिया गया था, वो बन रही थी, लेकिन उसके पास मेट्रो 6 के पास कार डेपो ही नहीं था। तो ये तो एक पता नहीं कैसे प्लानिंग होता है या इसे एक्सपीरियंस कहते हैं, लेकिन शायद उनका एक्सपीरियंस उन्हीं को अच्छा रहे। लेकिन ये सारी चीजें जो है, मुझे लगता है ये लोगों के सामने आनी जरूरी है। डिले तो होगा नहीं, हम टाइम में करेंगे, लेकिन मेट्रो 3, मेट्रो 6, मेट्रो लाइन 4 और मेट्रो 14, ये जब हमने साथ में लाए कांजूर मार्ग में, तो ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ 5,000 करोड़ सरकार के बचाए और इसी के आगे जाके हुए 90 लाख लोगों को हमने इस लाइन के कनेक्शन में लाया है। मुझे इसे मेरा हट कहिए, इसे मेरा इनएक्सपीरियंस कहिए, लेकिन ये 50 साल की विजन हमारे प्लानर्स, सिटी प्लानर्स ने दी है। ये कुछ मेरा प्लानिंग नहीं था, ये पूरा सिटी प्लानर्स और उनके टीम का था। अब केंद्र सरकार के दावे की वजह से यह काम नहीं रुकेगा, आप इतना कह सकते हैं, क्योंकि यह मामला अदालत में जा सकता है, क्योंकि 2 अलग अलग एजेंसियां इस पर दावा कर रही है, तो फिर भी यह काम नहीं रुकेगा। आप कह सकते हैं कि यह डिले नहीं हो पाएगा? नहीं, इसमें पहले तो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा था ये प्राइवेट लैंड है,
फिर अभी कभी कहते हैं कि केंद्र सरकार की है, कभी किसी और की है। मुझे लगता है ये दावे तो चलते रहेंगे, अदालत में मामला चलता रहेगा, लेकिन मुझे यही दर्द होता है कि कभी मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए, जनता के लिए कुछ अच्छा हो रहा हो और काम को अपग्रेड किया जा रहा हो, तो इनके पेट में दर्द क्यों हो, मुझे ये पता नहीं। यही सवाल होता है मुझे, इन्हें क्या तकलीफ होती है। अब ये साल शिवसेना के लिए किस तरीके से देखा जाए? एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट हम शिवसेना में देख रहे हैं। पहली बार ठाकरे परिवार से लोग एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं। एक ऐसी पार्टी के साथ काम कर रहे हैं कि जिसके साथ उनकी कभी नहीं बनी। एक ऐसी पार्टी के साथ काम कर रहे हैं कि जिसको शिवसेना ने हमेशा हिंदू विरोधी पार्टी कहा। एक ऐसी पार्टी के साथ काम कर रहे हैं कि जिनको शिवसेना ने भ्रष्टाचारी कहा। लेकिन अब ये तीनों पार्टियों के साथ आप काम कर रहे हैं, क्या ये शिवसेना के लिए आइडियोलॉजिकल शिफ्ट है? क्या इससे शिवसेना की जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है, आप किस तरीके से देखते हैं कि इसको नुकसान होगा, या नए लोगों को जोड़ने की इसमें कोशिश होगी? बीजेपी की कोशिश है कि हिंदुत्ववादी का जो शिवसेना की इमेज है उसको अपने पास ले लो, वो जो वोट बैंक है वो अपने पास खींच लो। क्या उसमें वो कामयाब हो पाएंगे? नहीं, बिल्कुल। बीजेपी तो पीडीपी के साथ अलायंस कर सकती है, जेडीयू के साथ कर सकती है, अलग अलग पार्टियों के साथ कर सकती है और हिंदुत्व के बारे में दूसरों को सर्टिफिकेट दे सकती है। लेकिन एक बात जाहिर सी है कि शिवसेना ये पक्ष जो है वो एक इमोशंस पे चलने वाला पक्ष है, फैमिली के फीलिंग में चलने वाला पक्ष है। हर कोई हमारे परिवार का एक हिस्सा है, हर एक शिव सैनिक। और जहां विश्वासघात हो उस रास्ते पे हम कभी नहीं चलेंगे, और जहां हमें विश्वास, प्रेम, प्यार ये मिला, उनके साथ आकर महाराष्ट्र के लिए कुछ अच्छा होगा तो हम बिल्कुल उसी के साथ चलेंगे। क्या आपको कभी लगा था कि जिनके साथ आपने इतने साल साथ में गुजारे, उनके साथ सरकार चलाई, कहा जाता था कि देवेंद्र फडणवीस और आपके रिश्ते बहुत अच्छे, हमने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में भी देखा था, आप दोनों एक दूसरे से जिस तरीके से बात कर रहे थे, आज उन्हीं के सामने आपको खड़ा रहना पड़ रहा है, वही आप पर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि उनका यह कहना है कि जो व्यक्तिगत आरोप है वो कभी बीजेपी ने नहीं लगाया। तो अब जो वो रिश्ते हैं, क्या वो पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं? अभी कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना के कोई रिश्ते नहीं बन पाएंगे, ये हम पकड़ के चले? या जिस तरीके से राजनीति में कभी भी कोई भी ट्विस्ट या टर्न आ सकता है, यहां पर भी कुछ भी हो सकता है? हमने कभी दुश्मनी किसी से करी नहीं है, हमने कभी पर्सनल वेंडरा कभी लिया नहीं है, ना कभी किसी के फैमिली के बारे में या कभी पर्सनल आरोप किए हैं। इक्वेशंस जो है वो बदले हुए हैं, समीकरण बदले हुए हैं, और जहां हमें विश्वास मिला, जहां हमें एक दोस्ती का हाथ मिला, जिसे हम दोस्त समझते थे वो हमें दुश्मन समझने लगा, और जिसे हम विपक्ष समझते थे वो हमारे साथ दोस्ती में आगे आया, महाराष्ट्र के लिए अच्छा करने लगा। तो फिर ये जो एक नया समीकरण बना है उसे ही हम आगे लेके जाएंगे और महाराष्ट्र के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा करते रहेंगे। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव अब बीजेपी ने अपने नाक का हिसाब बना लिया है, और वही शिवसेना का एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन है मुंबई महानगर पालिका। कहा जाता है कि शिवसेना का आर्थिक गढ़ मुंबई महानगर पालिका है, उसको बचाने के लिए आप क्या करेंगे? मुख्यमंत्री कह रहे हैं, सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं कि आपके भी हम लोग मामले निकाल सकते हैं, आप सिर्फ हम पर आरोप कराएंगे, हम भी आप पर आरोप करेंगे। क्या इसी तरीके से मुंबई महानगर पालिका के चुनाव लड़े जाएंगे? क्या कांग्रेस एनसीपी को साथ में लेकर मुंबई महानगर पालिका के चुनाव लड़े जाएंगे? आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती रहेगी मुंबई महानगर पालिका के चुनाव? साहिल जी, इसमें से एक बात तो साफ होती है कि जो विपक्ष है वो सिर्फ चुनाव 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 इसी के बारे में सोचते रहता है। मैं ये उम्मीद करता था कि उनसे अभी तो ये सारे पैंडेमिक और राजनीति के बाद कभी ना कभी तो कोविड के बारे में बात हो, या कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो, या कोई अच्छे सुझाव दिए जाए। लेकिन एक चुनाव होता नहीं तो दूसरे चुनाव के बारे में बात करते हैं और फिर कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं ये स्टेट यूनिट और पूरा जो बीजेपी, उसमें कोई ना कोई एक विचारधारा में अंतर मुझे लगने लगा है। दूसरी बात रही ये कि सीएम साहब ने यही कहा है कि डिग्निटी रखो पॉलिटिक्स में, और हम सब उसी डिग्निटी से आगे जाएंगे। रही बात महाविकास आघाड़ी की, तो हम सब चुनाव जो है वो साथ में लड़ेंगे, लेकिन चुनाव की बात अभी नहीं। चुनाव की बात ये चुनाव के बारे जब चुनाव का वक्त आएगा तब होगी, और जीतने के बाद हम काम करते रहेंगे, एक साथ रहेंगे और काम करते रहेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि मुंबई महानगर पालिका के चुनाव भी आप साथ में लड़ेंगे कांग्रेस एनसीपी के साथ में, क्योंकि काफी मुश्किल होगा, सीटों का बंटवारा हो या बाकी महानगर पालिका हो, लेकिन उसके बावजूद भी ये हो पाएगा? हम साथ में रहेंगे और साथ में जीत के, मुझे लगता है लोगों को काम हमें करना है, लोगों की सेवा करनी है, वो हम साथ में करते रहेंगे, ये मुझे विश्वास है। बीजेपी कहती है कि
बीजेपी कहती है कि उनके डर से आप साथ में रहने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब वो सक्सेसफुल है। एक विपक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ये सक्सेस है भारतीय जनता पार्टी की कि आप तीनों को साथ में रहना पड़ रहा है। जिसे दोस्ती का मायना पता नहीं चलता, जिसे दोस्ती का इंपॉर्टेंस पता नहीं है, वो तो हर एक दोस्ती के बारे में ऐसे ही कहते रहेंगे। क्या आपको लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हो या विपक्ष के हमले हो या जिस तरीके से बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो झाड़ लगाई है बीएमसी को या सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से झाड़ लगाई है, वो देखते हुए ये जो मुद्दे हैं उसके वजह से सरकार की इमेज को कहीं ना कहीं धक्का लगा है, कहीं ना कहीं झटका लगा है। आपको लगता नहीं है कि उसके वजह से आपकी इमेज पर फर्क पड़ेगा? एक तरफ तो आप कहते हैं कि डेमोक्रेसी है, सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए, सबको बोलने का अधिकार है, सामना में एडिटोरियल छप के आता है, और दूसरी तरफ इस तरीके की घटना होती है और हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से झाड़ लगाई जाती है। क्या इससे सरकार की इमेज पर फर्क पड़ेगा? मुझे लगता है कि हमारे डेमोक्रेसी में चेक्स एंड बैलेंसेस काफी है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रोसेस होती है, और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से, तो ये सारी चीजों में अपनी अपनी राह पर ये चलते रहते हैं, और जैसे निर्णय होते हैं उसे हम फॉलो करते रहते हैं। लेकिन इससे आपकी इमेज को कोई फर्क नहीं पड़ा है, सरकार की इमेज पर इसका कोई असर मुझे नहीं लगता है पड़ेगा? कि लोगों का विश्वास हमारे साथ है, और लोग भी और हम भी जो भी महाराष्ट्र के खिलाफ एक कोई कारनामा करेगा या मुंबई के खिलाफ होगा, बिल्कुल आप कंपटीशन कीजिए, हम खुश है, लेकिन दुश्मनी कीजिए तो ये नहीं चलेगा। और मुझे लगता है किसी राज्य, कोई भी राज्य ऐसे जो बदनामी करते हैं, फिजूल की बदनामी करते हैं किसी भी राज्य के बारे में, कोई भी ये बर्ताव ट्रीट नहीं करेगा बराबर से। आदित्य, आज तक से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम दोबारा आपके पास आएंगे क्योंकि अभी आने वाले दिनों में कई सारी इस तरीके के हमलों को आपको सामना करना है। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव भी जल्द ही आने वाले हैं। इन सारे सवालों पर दोबारा हम आपसे बात करेंगे। हमसे बात करने के लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आदित्य ठाकरे को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा विपक्ष सिर्फ चुनाव के बारे में सोचता है, हम लोगों के बारे में सोचते हैं। और आप सुन रहे थे 1 साल पूरे होने पर किस तरह से अपने अनुभव को साझा करते हुए महाराष्ट्र के अनुभव मंत्री युवा आदित्य ठाकरे। आगे बढ़ते हुए अब हम आपको लेकर चलते हैं हैदराबाद, जहां का माहौल एकदम चुनावी हो चुका है। हैदराबाद में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि GHMC के चुनाव होने हैं। इन चुनावों को आमतौर पर लोकल चुनाव कहा जाता है। इन लोकल चुनावों को बीजेपी वोकल होकर लड़ रही है, और आज हम बीजेपी की इस लोकल पर वोकल वाली चुनावी रणनीति का विस्तार से विश्लेषण करने जा रहे हैं। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के पास 119 में से केवल 2 विधायक हैं। कुल 17 लोकसभा सीटों में से केवल 4 सांसद हैं। लेकिन वहां हैदराबाद के नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जिससे हैदराबाद के इस लोकल चुनाव की देश भर में चर्चा हो रही है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन पहले आपको हैदराबाद नगर निगम और उसके चुनाव से जुड़ी हुई कुछ जरूरी जानकारी दे देते हैं। GHMC का सालाना बजट लगभग 5,500 करोड़ रुपए का है। GHMC के अंतर्गत लगभग 82 लाख की आबादी आती है। GHMC चुनाव में 150 पार्षद चुने जाते हैं। इस बार के चुनाव में 1122 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिसके लिए 1 दिसंबर को मतदान होगा। 4 दिसंबर को नतीजों की घोषणा हो जाएगी। GHMC एक लोकल बॉडी है, जिसके चुनाव भी लोकल स्तर पर ही लड़े जाते हैं। लेकिन इस बार बीजेपी ने इन लोकल चुनावों का स्तर बढ़ा दिया है और अपनी राष्ट्रीय ताकत झोंक दी है। ऐसे में सबके मन में सवाल है कि आखिर तेलंगाना के एक लोकल से चुनाव को बीजेपी इतना वोकल होकर क्यों लड़ रही है। हम आपके भ्रष्टाचार को नस्तो-नाबूद करने के लिए हर जगह जाएंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। बीजेपी सिर्फ इस बात पर अमल करती है कि कैसे अपनी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को, उस ज़हनियत को पूरे मुल्क में लागू किया जाए। Owaisi is Muhammad Ali Jinnah's new avatar. We must defeat him. कलमा पढ़ने वाला मुसलमान हूं, किसी के बाप से डरने वाला नहीं।
शुक्रवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रोड शो करके गए। शनिवार यानी आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैदराबाद की सड़कों पर उतरे। रविवार यानी कल देश के गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद में रोड शो करेंगे। हैदराबाद के लोकल चुनाव में बीजेपी पूरी तरह वोकल होकर उतरी। Here I would like to also urge upon you, आपसे मैं रिक्वेस्ट करने आया कि आत्मनिर्भर भारत में we should be vocal for local, उसके लिए हमको काम करना चाहिए। हैदराबाद के नगर निगम में 150 सीटें, जिसके लिए 1 दिसंबर को वोटिंग होगी, जिस पर जीत ये तय करेगी कि हैदराबाद में मेयर किस पार्टी का बनेगा। और इसी मेयर पद के चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की फहरिस्त लंबी भी है और हाई प्रोफाइल भी। पार्टी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव, जिन्होंने बिहार में बीजेपी की जीत की रणनीति तैयार की थी, उन्हें इस चुनाव की जिम्मेदारी दी गई। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर यहां प्रचार के लिए जा चुके हैं। बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी पिछले 1 हफ्ते से वहीं डेरा डाले बैठे। हैदराबाद के लोकल चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करने के लिए भी बीजेपी ने अपने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को हैदराबाद भेजा। हम ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि कोरोना की वैक्सीन स्ट्रेटेजी में हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पूरे तरीके से पार्टिसिपेट करेगा और पूरी सरकारी व्यवस्था, पूरी कॉरपोरेशन की व्यवस्था खड़ी की जाएगी। किसी को भी प्राइवेट हॉस्पिटल जाकर ज्यादा पैसे देकर और कोरोना का टीका, कोरोना का वैक्सीन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नगर निगम के चुनाव को लोकल चुनाव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये चुनाव अक्सर स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। कायदे से तो जीएचएमसी के चुनाव में भी इन्हीं लोकल मुद्दों की बात होनी चाहिए थी, लेकिन ये पहला मौका है जब इस बार मुसलमान, सर्जिकल स्ट्राइक, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बारे में बात हो रही है। अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी, सुनिए, ये निजामों का काल नहीं है, ये हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी जी का समय है। एमआईएम के अपने पॉलिटिकल नेता और वर्कर्स इलीगल इमिग्रेंट्स को वोटर लिस्ट में जगह दे रहे हैं। अंदर से जो घात हिंदुस्तान का वो कर रहे हैं, उसका जवाब हिंदुस्तान की आवाम को, हैदराबाद की आवाम को उन्हें देना पड़ेगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हैदराबाद के लोकल चुनाव जीतने के मिशन पर बीजेपी निकली तो पूरे जोर शोर के साथ है, लेकिन उसकी कमजोरी ये है कि फिलहाल तो वो तेलंगाना के 2 विधायक और 4 सांसदों वाली पार्टी है। जाहिर है चुनाव चाहे लोकल हो, लेकिन अपने राष्ट्रीय नेताओं से ही प्रचार करवाना बीजेपी की मजबूरी भी है और शायद सबसे बड़ी मजबूती भी। हर चुनाव होता है और लोकतंत्र में हर चुनाव को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार का संदेश दिया है कि चाहे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हो, चाहे विधायिका का चुनाव हो या चाहे पार्लियामेंट का चुनाव हो, हर चुनाव को महत्व देना, हर चुनाव को सही तरीके से लड़ना और विकास के मुद्दे पर लड़ना, यह स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। बिहार की जीत के बाद नरेंद्र मोदी जी ने जब धन्यवाद रैली किया, संबोधन किया, उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा अब विकासवाद की ही जीत होगी। ये बीजेपी के विकासवाद का मॉडल है। इसमें वो लोकल चुनाव को भी नेशनल लेवल पर लड़ती है। इस बार जीएचएमसी के चुनाव हैदराबाद शहर के विकास के साथ साथ तेलंगाना में बीजेपी के विकास की दिशा भी तय करेंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने फैजाबाद को अयोध्या कर दिया, हमने इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, उसका वही पौराणिक नाम था, तो फिर इसका वास्तविक नाम भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता? अब बहुत दिनों तक निजाम शाही के पिछलग्गू बने हुए लोग अब हैदराबाद में आगे चल नहीं पाएंगे।
हैदराबाद के निगम चुनावों के जरिए बीजेपी तेलंगाना की सत्ता तक पहुंचने के रास्ते को अपने लिए सुगम बनाना चाहती है। इसीलिए वो अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। जिस तरह से बीजेपी ने हैदराबाद के लोकल चुनावों को राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया है, उसे एक बात तो साफ है कि बीजेपी किसी भी कीमत पर इन चुनावों को जीतना चाहती है। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर बीजेपी को क्यों लगता है कि वो हैदराबाद के निगम चुनावों को जीत सकती है, जबकि इस वक्त वहां उसके सिर्फ 2 पार्षद हैं। तो आखिर बीजेपी के इस उत्साह और जोश की क्या है वजह? इस रिपोर्ट में देखिए। होने तो हैदराबाद निकाय के चुनाव है, लेकिन हर पार्टी प्रचार ऐसे कर रही है मानो लोकसभा की जंग लड़ रही है। हैदराबाद निगम में 99 सीट की पार्टी टीआरएस के मुखिया और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव रैलियां कर रहे हैं। निगम में 44 सीटों वाली पार्टी एमआईएम के मुखिया अजदुद्दीन ओवैसी अपने भाई के साथ पूरे दमखम से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा उत्साहित है निगम में 2 सीट वाली पार्टी बीजेपी, जिसने लोकल चुनाव के लिए राष्ट्रीय स्तर के नेताओं और मंत्रियों की फौज उतार दी है। एक तरफ आपके पूर्वजों ने निजामशाही के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी थी और निजाम के रूप में एक परिवार फिर से आकर के इस पूरे तेलंगाना और हैदराबाद में नोट कसोट का एक नया जरिया बनाने का दुस्साहस करे, ये स्वीकार नहीं होना चाहिए। आखिर बीजेपी के इस उत्साह की वजह क्या है? पहली वजह यह है कि इसी महीने तेलंगाना के दुब्बाक विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने टीआरएस को हराया था। दुब्बाक सीट पर बीजेपी का वोट शेयर 13.75% से बढ़कर 38.5% हो गया था। दुब्बाक सीट पर कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही थी। इसी जीत से बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। बीजेपी इसे तेलंगाना में कांग्रेस की जगह खुद को खड़ा करने का सही मौका समझ रही है। मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हमने गुजरात में भी जीते। ये एक तरीके से सारे देश में एक छोटा सा इलेक्शन था। 8 सीटें हैं गुजरात में, 8 की 8 भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई। हमारे यहां 7 चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी को गई। आपके यहां एक चुनाव दुबाका में हुआ, ऐसा धमाका आपने किया कि यहां भी आप चुनाव जीत करके आ गए। बीजेपी को लगता है कि हैदराबाद के निकाय चुनाव उसके लिए वार्म अप जैसे होंगे, जो टीआरएस पर चोट करने का सही मौका है। जीएचएमसी तकरीबन 24 विधानसभा सीट में फैला है। तेलंगाना की जीडीपी का बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। जीएचएमसी का बजट लगभग 5,500 करोड़ रुपए सालाना है। कई राजनीतिक विश्लेषक इस नगर निगम को राज्य की सत्ता की चाबी मानते हैं, लेकिन बीजेपी जानती है कि जीत की चाबी उसे यूं ही फ्री में नहीं मिल सकती। इसलिए हमने तय किया है कि सभी बच्चों को हम लोग फ्री टैब्स देंगे स्कूलों में, और उन टैब्स के माध्यम से हम लोग उनको सारे वर्चुअल वर्ल्ड से जोड़ेंगे। ये भी तय किया है कि 125 स्क्वायर यार्ड्स तक के जो प्लॉट्स है, इनके ऊपर जो घर बनेंगे उसको कोई चार्ज नहीं लगेगा। उसके जो सारे चार्जेस है, कंस्ट्रक्शन के लिए जो परमिशंस के लिए जो पैसा भरना पड़ता है, सो द परमिशन विल बी टोटली फ्री। जाहिर है, अगर हैदराबाद निगम में बीजेपी मजबूत हुई तो तेलंगाना में भी मजबूत होगी। वैसे तो हैदराबाद निगम चुनाव कांग्रेस भी लड़ रही है, लेकिन असली मुकाबला 3 ही पार्टियों के बीच है। बीजेपी का फोकस टीआरएस से ज्यादा ओवैसी की पार्टी एमआईएम पर है। दरअसल हैदराबाद में तकरीबन 40% मुसलमान आबादी है। एआईएमआईएम के चीफ यहीं से लोकसभा सांसद हैं। हैदराबाद की सभी 7 विधानसभा सीटों पर एमआईएम का कब्जा है। साथ ही बीजेपी इस भ्रम को भी तोड़ना चाहती है कि एआईएमआईएम बीजेपी की बी टीम है। इसीलिए बीजेपी के हर नेता के निशाने पर ओवैसी और उनकी पार्टी है। The saffron Hindutva symbol of the country, this Tiranga must be flying high. We don't want the Razakars to come back to power in MIM. Who is Owaisi?
Owaisi is Muhammad Ali Jinnah's new avatar. We must defeat him. A vote for Owaisi will mean a vote against India. दुर्भाग्य का विषय है कि जहां तक परिवार और उसके दोस्त का सवाल है, वो GHMC का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो FFMC प्राइवेट लिमिटेड का चुनाव लड़ रहे हैं। FFMC प्राइवेट लिमिटेड मतलब फैमिली फ्रेंड प्राइवेट लिमिटेड। हम GHMC का चुनाव लड़ रहे हैं और वो FFMC फैमिली फ्रेंड प्राइवेट लिमिटेड का चुनाव लड़ रहे हैं। यानी हैदराबाद के निकाय चुनाव में बीजेपी का लक्ष्य एकदम स्पष्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि MIM को ये बात समझ में नहीं आ रही। ओवैसी भी लगातार बीजेपी के हमलों का तुरंत जवाब दे रहे हैं। बात आकर हैदराबाद के पुराने शहर को कहती है कि यहाँ पर पाकिस्तानी है, रोहिंग्या है, अफगानी है और हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। अगर बीजेपी पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करेगी तो 1 तारीख के दिन पूरा हैदराबाद इंशाअल्लाह ताला मिलकर बीजेपी के ऊपर एक डेमोक्रेटिक स्ट्राइक करेगा और डेमोक्रेसी को बचाएगा। अब वैसे कुछ भी कहें, लेकिन बीजेपी ने हैदराबाद के चुनाव में अपने चिरपरिचित अंदाज में जो मुद्दे उछाले हैं, उससे बचने के चक्कर में TRS और MIM भी स्थानीय मुद्दों से भटक रहे हैं। उनका सारा टाइम यही बताने में बीत रहा है कि बीजेपी से उनकी कोई टक्कर नहीं। कलमा पढ़ने वाला मुसलमान हूं, किसी के बाप से डरने वाला नहीं, ना ही कल के चाय वाले से डरने वाला, ना ही कोई योगी खोरी से डरने वाले हैं। कुल मिलाकर हैदराबाद के लोकल चुनावों को बीजेपी राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में ले आई। बीजेपी निगम चुनाव में कितनी सीटें जीतेगी, इसका तो वो खुद भी कोई दावा नहीं कर रही, लेकिन बीजेपी चुनाव के सेंटर स्टेज पर तो पहुंच ही गई है। ये अपने आप में बीजेपी की जीत है। हैदराबाद से आशीष पांडे और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। बीजेपी ने जिस तरह से हैदराबाद निगम के चुनाव में पूरी ताकत लगा दी है, उससे वो एक तरह से मनोवैज्ञानिक युद्ध तो जरूर जीत चुकी है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस चुनाव में कांग्रेस को कोई नहीं पूछ रहा, सब TRS और बीजेपी की ही बात कर रहे हैं। बीजेपी को लगता है कि जो वोटर्स TRS से नाराज होंगे वो बीजेपी को चुनेंगे, इसीलिए हैदराबाद के लोकल चुनाव को भी बीजेपी नेशनल लेवल का महत्व दे रही है। तो ये अपने आप में बेहद दिलचस्प। हैदराबाद के चुनावों में कौन कहा जाता है, जो वहां की जनता है वो किसको चुनती है, ये देखना रहेगा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। आगे बढ़ते हुए अब आपको लेकर चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां पर अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद पहली बार चुनाव हुआ है। इस वोटिंग के बाद जो रिपोर्ट आई है वो अलगाव की भाषा बोलने वालों के लिए आंखें खोलने वाली होगी। वो जनता के मूड को समझ जाएंगे। जम्मू कश्मीर में आज जिला विकास परिषद के चुनावों के पहले फेज की वोटिंग हुई। मतदान शुरू होते ही पोलिंग बूथ पर भारी संख्या में लोगों का आना शुरू हो गया था। कड़ाके की ठंड और कोरोना गाइडलाइंस के बावजूद उत्साह में कोई कमी नहीं थी। लोग घरों से निकले और लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले फेज में करीब 51.76% मतदान हुआ है। कई इलाकों में वोटिंग के रिकॉर्ड टूट गए। जम्मू कश्मीर के लोगों ने अब यह तय कर लिया है कि वो अमन और शांति का साथ देंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों ने यह भी तय कर लिया है कि अब वो बहकावे में आने वाले नहीं। कश्मीर में बदलाव की बयार बह रही है, इसका सबूत आज एक बार फिर दिख गया। जिला विकास परिषद के चुनाव में मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी कतार में मतदाता अपनी बारी का इंतजार करते देखे गए। सच मानिए, ये तस्वीर अलगाववादी नेताओं और पाकिस्तान को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होगी। जम्मू कश्मीर में विकास परिषद के लिए हो रहे पहले चुनावों में के पहले चरण में आज जम्मू कश्मीर की 43 डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल कमेटियों के चुनाव हो रहे हैं। अगर कश्मीर की बात करें तो यहां पर 25 DDC कमेटीज का चुनाव हो रहा है, जबकि जम्मू में 18। हम इस वक्त बड़गाम जिले के एक पोलिंग बूथ पर है, जहां जो खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पर ये मतदान हो रहा है। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें जो हैं मतदान केंद्रों के बाहर दिख रही हैं। यहाँ पर कई सारे लोग जो हैं वो अपने मत अधिकार का इस्तेमाल
करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। ठंड के बावजूद, कोरोना वायरस के बावजूद जो है, लोग सुबह से ही अपने घरों से मत अधिकार के इस्तेमाल के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में यह पहला चुनाव है। 0 डिग्री तापमान में भी वोटर्स का जोश कम नहीं हुआ। मतदान केंद्रों में भीड़ उमड़ रही थी, लोगों में खासा उत्साह था। हम सर चाहते हैं काम, और मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किया आगे भी, जब से आए हैं। अब ये करा रहे हैं, इलेक्शन करा रहे हैं, इससे और विकास हमारा ज्यादा होगा। इससे बहुत फायदा मिलेगा। अपनी मतलब पंचायत राज में अपने काम ब्लॉक के लिए जो तामीर तरक्की है, इसके लिए जरूरी है और बदलाव भी लाना है। हम राइट पर्सन को चूज करें जो हमारे लिए हो, और वो हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के बारे में सोचें। डीडीसी के चुनाव के पहले फेज में रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग के मुताबिक 51.76% लोगों ने वोटिंग कर अलगाववाद और आतंकवाद को कड़ा संदेश दिया है। सबसे ज्यादा वोटिंग रियासी में 74.62% दर्ज की गई। वहीं राजौरी जिले में 70.3% मतदान हुआ। जम्मू क्षेत्र में 61.49% वोट डाले गए। वहीं सबसे कम दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में हुई, जहां पर 6.70% वोटिंग हुई। पुंछ जिले में पंचायत उपचुनाव के लिए भी वोटिंग हुई है, जिसमें 68.69% मतदान हुआ। जिला विकास परिषद के इस चुनाव में गुपकार गठबंधन के दल भी चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस, बीजेपी के उम्मीदवार भी मैदान में हैं। जी, इस डीडीसी इलेक्शन की बहुत ज़रूरत थी यहाँ पे, क्योंकि इनका उजाला इससे हो सकता है कि हमारे पास अब ऐसा कोई नहीं रहा था आगे जिससे हम बात अपनी नुमाइंदा जिससे हम अपनी बात पहुंचा सकते थे। इसलिए हमने ये डीडीसी इलेक्शन बहुत अच्छा है। अच्छा नुमाइंदा चुनेंगे और लोगों को फायदा मिलेगा, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में 3 टायर सिस्टम लागू था, लेकिन सिर्फ एक जम्मू कश्मीर में नहीं था। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में ये सिस्टम लागू हो जाएगा, इसका फायदा तो नेचुरली हम लोगों को मिलेगा। सर, यहाँ पर आज सुबह से वोटिंग हो रही है, बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट होनी चाहिए, रोडों की, बिजली, वाटर। यहाँ पर चुनाव आयुक्त ने कोविड-19 के मद्देनजर लोगों से अपील की थी कि वो दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मतदान केंद्र पर मास्क पहने और सामाजिक दूरी का पालन करें। इसके साथ ही मतदान के दौरान भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि पहले फेज के मतदान में कहीं से कोई गड़बड़ी की शिकायत नहीं मिली। पहले ही फेज में इतनी जबरदस्त वोटिंग से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पूरी वादी में माहौल तेजी से बदल रहा है, और ये बदलाव आतंक की नर्सरी चलाने वाले पाकिस्तान को कभी रास नहीं आएगा। ये वजह है कि एलओसी पर उसकी बौखलाहट चुनाव से पहले ही दिखने लगी। पाकिस्तानी सेना घुसपैठ कराकर कश्मीर में आतंक की नई फसल बोने की साजिश रच रही थी, लेकिन ये लोकतंत्र को मजबूत करने वाली आज की वोटिंग की इस तस्वीर को उसे सबक के तौर पर लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि कश्मीर में अब उसकी आतंक की खेती सूख चुकी है। जम्मू से सुनील जी भट्ट और शुजाउल हक के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। आतंकवाद की बुलेट को बैलेट से जवाब। आपने देखा लंबी कतारों में कैसे लोग अपने मतदान के लिए वहां पर खड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं और बात अब कोरोना वैक्सीन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैक्सीन यात्रा की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में तैयार हो रही कोरोना वैक्सीन का लेटेस्ट अपडेट लिया है। प्रधानमंत्री देश में वैक्सीन तैयार होने वाले 3 केंद्र अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे पहुंचे। तीनों के केंद्रों में पीएम ने वैज्ञानिकों से बातचीत की, वैक्सीन के बारे में सारी जरूरी जानकारी को समझा, जाना। यह दृश्य दुश्मन को हुनर से हराने का दृश्य है। वैज्ञानिक दिन रात वायरस को मात देने के युद्ध में खुद को झोंके हुए। इस अदृश्य वायरस से दुनिया को बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने वैक्सीन की संजीवनी लगभग तैयार कर ली है। इंतजार का काउंटडाउन खत्म होने वाला है। आज दुनिया में भी और देश में भी करीब करीब आखिरी दौर पर वैक्सीन के में काम पहुंचा है। भारत सरकार हर डेवलपमेंट पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं, हम सबके संपर्क में भी हैं। पीएम ने वैक्सीन पर वैज्ञानिकों के शोध पर करीबी नजर बनाए रखने की बात 4 दिन पहले कही थी।
और आज वो खुद 3 शहरों की वैक्सीन यात्रा पर थे। इस दौरान पीएम ने रेस में शामिल 3 वैक्सीन की तैयारी को बारीकी से समझा। अपनी वैक्सीन यात्रा में सबसे पहले प्रधानमंत्री अहमदाबाद के जायडस कैडिला पहुंचे, जहां स्वदेशी वैक्सीन ज़ायकोव डी का ट्रायल चल रहा है। पीपी किट समेत सुरक्षा के तमाम उपायों के साथ प्रधानमंत्री ने रिसर्च सेंटर में वैक्सीन की डेवलपमेंट प्रोसेस देखी और वैज्ञानिकों के साथ बैठक की। पीएम ने वैज्ञानिकों से वैक्सीन के प्रोडक्शन, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े पहलुओं पर चर्चा भी की। जायडस कैडिला की वैक्सीन ज़ायकोव डी का फिलहाल पहले फेज का ट्रायल खत्म हो चुका है और दूसरे दौर के ट्रायल अपने अंतिम चरण में है, यानी वैक्सीन तीसरे और फाइनल ट्रायल के लिए तैयार है। करीब 1 घंटे की ये मीटिंग उनकी हुई, जो कि जायडस कैडिला के सीएमडी पंकज पटेल और जो रिसर्च टीम है वो रिसर्च टीम यहाँ पे मौजूद थी और उनके साथ ये वैक्सीन हुई। और साथ ही ये वैक्सीन जब तैयार हो जाएगी तो ये वैक्सीन क्योंकि बताया यही जा रहा है कि ये 2nd स्टेज में है और 2nd स्टेज के बाद इसका 3rd ट्रायल जो है वो दिसंबर में शुरू होगा। तो ये वैक्सीन कब तक बाजार में आ जाएगी, साथ ही ये वैक्सीन बाजार में आएगी तो इसके बाद क्या ये वैक्सीन कितने टेम्परेचर में रहेगी, ये पोस्ट वैक्सीन होगी, प्री वैक्सीन होगी, ये सारी बातों पे यहाँ पे चर्चा हुई। अहमदाबाद की स्वदेशी वैक्सीन की बात पूरी हुई तो पीएम ने हैदराबाद के भारत बायोटेक का रुख किया। यहाँ एक और स्वदेशी वैक्सीन पर काम चल रहा है। ये वो वैक्सीन है जिससे देश को बहुत उम्मीदें हैं। हम बात कर रहे हैं भारत बायोटेक की स्वदेशी कोवैक्सीन की। वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल अपने आखिरी दौर में है। यह वजह है कि पीएम ने यहाँ वैज्ञानिकों से कोवैक्सीन के स्टेटस को तफ्तीश से समझा। भारत बायोटेक के लैब भी पहुंचे और रिसर्चर से सीधी बात की। पीएम जानते हैं कि अगर कोवैक्सीन का ट्रायल कामयाब रहता है तो ये बड़ी कामयाबी होगी। वैक्सीन अगले साल की शुरुआत में ही लोगों के लिए उपलब्ध कराई जा सकेगी। वैक्सीन के स्वदेशी होने की वजह से पीएम की स्वदेशी मुहिम को तगड़ा बूस्टर मिलेगा। सबसे बड़ी खुशी की बात है प्रधानमंत्री जी, ये वैक्सीन का फ्रंट भी जो है आपने देखा, अभी उन्होंने लास्ट वीक भी मॉनिटर किया। वो कुछ समय के बाद लगातार इसको रेगुलरली स्वयं मॉनिटर करते हैं, हम सबको गाइडेंस वगैरह देते हैं। तो एक नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप बना हुआ है वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। प्रधानमंत्री ने 2 स्वदेशी वैक्सीन की जमीनी हकीकत को समझा और फिर पुणे में दुनिया की टॉप वैक्सीन निर्माता कंपनियों में से एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों से मिले। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ब्रिटेन की कंपनी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से करार किया है। यहाँ ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड का प्रोडक्शन होना है। कोविशील्ड रेस में सबसे आगे है। फेज 3 के परीक्षण में वैक्सीन करीब 94% तक कामयाब रही। हालांकि कंपनी पूरी तरह आश्वस्त होने के लिए एक बार फिर फेज 3 का ट्रायल कर रही है। प्रधानमंत्री ने वैक्सीन के साइड इफेक्ट से लेकर प्रोडक्शन तक की जानकारी ली। Honorable Prime Minister is extremely knowledgeable now on vaccines and vaccine production. We were amazed with what he already knew. There was very little to explain to him except to go into detail on, the different variable vaccines and the challenges that we may face ahead. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैक्सीन यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। एक तो पीएम की कार्यशैली सीधे संदेश देने और समस्याओं को समझने की रही है। वहीं दूसरी ओर ये देश के तमाम लोगों को ये संदेश भी है कि सरकार अपने वैक्सीन प्लान के लिए बिल्कुल सजग है। जैसे ही वैज्ञानिकों से हरी झंडी मिलेगी, पूरे देश में व्यापक टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा। अहमदाबाद से गोपी गांगर और पुणे से पंकज खेलकर के साथ आशीष पांडे, हैदराबाद, आज तक। कोरोना वैक्सीन की तैयारियों पर देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सुने क्या कह रहे हैं रणदीप गुलेरिया। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, एक और अहम खबर सामने आई है, वो ये है कोरोना वैक्सीन को लेकर। उसने उम्मीदों की एक किरण पैदा की है लोगों के भीतर। मैं आपसे जानना चाहूंगी इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है, कितने टीके लगाए जाएंगे, एक व्यक्ति अगर कोरोना संक्रमित होने से बचना चाहता है उसको टीका लगने के बाद क्या खत्म हो जाएगा उसके संक्रमण होने का खतरा, जरा इसके बारे में आप बताइए। इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं जो लोग जानना चाहते हैं। डॉक्टर रणदीप। तो बहुत अच्छी खबर है क्योंकि आज एस्ट्राजेनेका जो भारत में भी वैक्सीन उसकी बन रही है सीरम इंस्टीट्यूट से, उनका भी डेटा आया है कि उनकी वैक्सीन जो है 70 to 90% उसकी एफिकेसी है। हम पहले देख चुके हैं कि जो मॉडर्ना की वैक्सीन है और फाइजर की वैक्सीन है 90 to 95% एफिकेसी है।
बहुत इंकरेजिंग डेटा है कि जो वैक्सीन आ रही है वो बहुत इफेक्टिव रहेंगी। लेकिन इसके साथ वैक्सीन आने के साथ एक और बड़ी चुनौती है, वो ये है कि हम इतने ज्यादा डोजेस वैक्सीन के बना पाएंगे जिससे हम अपने पूरे देश में वैक्सीनेट कर पाए सब लोगों को। वो सारी जो सप्लाई चेन है उसको हम कैसे बना पाएंगे, क्योंकि फैक्ट्री से जब वो वैक्सीन बनेगी तो उसका एक कोल्ड चेन मेंटेन करके हर एक शहर हर एक गांव में वैक्सीन पहुंचनी चाहिए। हमें लाइन लिस्ट बनानी पड़ेगी कि जो हाई रिस्क ग्रुप है उनको उनकी लिस्ट हो कि उनको वैक्सीन मिले, और जो लोग हैं जिनको इन्फेक्शन के ज्यादा चांसेस हैं जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनकी लिस्ट हो कि उनको वैक्सीन पहले मिले। उसके साथ साथ ट्रेन करना पड़ेगा लोगों को कि वो प्रॉपरली वैक्सीनेट कर पाए, तो एक पूरा ट्रेनिंग ऑफ वैक्सीनेटर्स की जरूरत पड़ेगी। और साथ में वैक्सीन के साथ हमें सिरिंज, नीडल और जो साथ में चीजें चाहिए होती उसके भी उतनी ही मात्रा चाहिए होगी। दूसरी चीज ये है कि जो वैक्सीन है ये 2 डोजेस में आएंगी, एक पहला डोज और उसके कुछ हफ्ते बाद दूसरा डोज लगेगा, तो बूस्टर डोज भी साथ में लगेगा। तो उसकी पूरी तैयारी की पहला डोज कब लगेगा, पूरा उसको लाइन लिस्टिंग हो, इसमें भारत सरकार का ऑलरेडी काम शुरू हो गया है, पूरा इसमें काम चल रहा है कि जैसे जैसे वैक्सीन तैयार होगी उसकी स्टॉक पाइलिंग भी चल रही है, तो जैसे उसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी से क्लियरेंस मिलेगी तो एकदम ये रोल आउट हो पाए। जो फाइजर की वैक्सीन है उसको स्टोर करने के लिए -70 डिग्री सेंटीग्रेड की कोल्ड चेन मेंटेन करने की बात है, वो बहुत सारे देशों में नहीं हो पाएगी, और इवन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें भी इस कोल्ड चेन को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होगा। तो ये लिमिटेड एरियाज में वैक्सीन अवेलेबल होगी। जो भारत में वैक्सीन आ रही है वो 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड आम फ्रिज में भी रखी जा सकती है, और वो हमारे लिए बहुत आसान रहेगी। और वो ज्यादातर ये माना जाता है कि दुनिया में ज्यादातर देशों में इस टाइप की ही वैक्सीन कामयाब होगी, क्योंकि हमारा जो अभी बच्चों में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है वो भी इसी टाइप के कोल्ड चेन में ही कामयाब हो पाता है। तो इसलिए ये बात सही है कि जो अभी हमारी वैक्सीन आएगी, क्योंकि हमारी जो ट्रायल्स है उसमें डेटा आने में टाइम लगेगा, लेकिन आज जो एस्ट्राजेनेका ने अपना अनाउंस किया है डेटा, वो अब जो यूके की रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं उनसे परमिशन लेंगे और इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन लेंगे। अगर वहां से मिल जाता है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, क्योंकि वही वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट भी बना रहा है, तो हमें उम्मीद है कि हो सकता है कि हमारे यहाँ से भी जल्दी उसकी ऑथराइजेशन मिल जाए, और जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है वो जल्दी दिसंबर के एंड या जनवरी तक भी भारत में उपलब्ध हो सकती है।